बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉकर 7 के साथ मैं हूं एतजाज़ नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का दौरा श्रीलंका, वहाँ पे उन्होंने गुफ्तगू की है, कुछ अहम मुआहदों पर और याददाश्तों पर दस्तखत किए गए हैं, वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हुए हैं। उन्होंने अपने हम मनसब से और श्रीलंकन प्रेसिडेंट से भी मुलाकात की है। इस हवाले से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने कोलंबो में ये गुफ्तगू की कि उनकी ख्वाहिश है कि श्रीलंका CPEC का हिस्सा बने। गुज़िश्ता रोज़ हमने अपने शो में इसी हवाले से जिक्र किया था कि इस दौरे का बुनियादी मकसद श्रीलंका को CPEC रूट का हिस्सा बनाने के हवाले से भी है, जिसमें आज वज़ीर-ए-आज़म ने ख्वाहिश का इज़हार किया। और इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म ने आज अमेरिका चीन के दरमियान जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें अपने सालिसी के किरदार के हवाले से भी जिक्र किया है, तो उसका जिक्र करेंगे। इसके साथ हम बात करेंगे अपोजिशन की क्या सूरत हाल है। एक जानिब लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज शरीफ को ज़मानत दे दी है और वो ज़मानत पर रिहा हो गए हैं। इसके साथ साथ आज बिलावल भुट्टो ने गुफ्तगू की, यूसुफ रज़ा गिलानी के हमरा, और इसके साथ बिलावल के साथ साथ मरीम नवाज़ ने भी गुफ्तगू की है। और साथ साथ ये भी है कि जो गुफ्तगू आज की गई उसमें अपोजिशन का जो मुश्तरका तौर पर सेनेट इंतखाबात पर एलामिया है, क्योंकि गिलानी साहब जो हैं वो PTM के मुश्तरका उम्मीदवार हैं, तो इस हवाले से हम बात करेंगे कि क्या माहौल बनने जा रहा है। और बिलखसूस आज की ये जो बड़ी अपडेट है हमजा शहबाज का रिलीज़, कितनी लिंक्ड हैं इन मामलात के साथ जो अपोजिशन जिसको लेकर चल रही है, इसके क्या असरात मुरतब होंगे। साथ साथ हम बात करेंगे DG ISPR ने एक फ़ॉरेन मीडिया को इंटरव्यू दिया है और उसमें भी एहसानुल्लाह एहसान के हवाले से गुफ्तगू की है। सज्जाद तरीन साहब, सबसे पहले तो वज़ीर-ए-आज़म का दौरा है श्रीलंका। कल हमारे प्रोग्राम में हमने दौरे के मकसद के हवाले से गुफ्तगू की है और आज वज़ीर-ए-आज़म ने अपने ख़िताब में उसका जिक्र भी किया है कि एक तो CPEC रूट का हिस्सा बनने के हवाले से हमने कल जिक्र किया था, आज वज़ीर-ए-आज़म ने उस ख्वाहिश का इज़हार किया है श्रीलंका को, और फिर आज एक ऑफ़र भी दी है कोलंबो की सरजमीन पर खड़े होकर वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने कि वह चीन और अमेरिका के दरमियान भी सुलह करवाने के लिए तैयार है। देखें, जहाँ तक CPEC की बात है, ये तो कल आपने अपने इंट्रो में ये बात कही थी कि CPEC में शामिल किया जाए उनको, श्रीलंका को, ताकि ख़ित्ता पूरा तरक्की करे। ख़ित्ते के बाकी ममालिक भी, चाइना भी कोशिश कर रहा है, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि ख़ित्ते के बाकी ममालिक जो हैं वो भी इसमें शामिल हों ताकि एक पूरा ख़ित्ता जो है तरक्की करे। CPEC सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, चाइना की नहीं, पूरे ख़ित्ते की तरक्की की ज़मानत है। तो इस पर मैं समझता हूँ बहुत अच्छा इक़दाम है। कल बहुत तफसील से हमने इस पर बात भी की थी। ये तो बात हो गई। दूसरी बात, आपने जो चाइना की बात की और अमेरिका की बात की, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो बड़े अपने मिजाज के कुछ शहनशाह आदमी हैं। आपको याद होगा पहले उन्होंने सऊदी अरब और ईरान के दरमियान भी जो कन्फ्लिक्ट है, जो नज़रियाती और फ़िक्री इख्तलाफात हैं और उससे जो तनाज़े पैदा होते हैं, उस पर उन्होंने कहा था जी मैं रोल करने के लिए तैयार हूँ और मैं दोनों ममालिक को ये करता हूँ। ईरान ने फ्री हैंड भी दे दिया, कहता जी आप बात करें, तो वो फिर कहाँ गई बात। तो इसी तरह मैं समझता हूँ कि हमारा जो पाकिस्तान का जो कद काठ है, जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का कद काठ है, मैं नहीं समझता कि हम कोई रोल कर सकते हैं चाइना और अमेरिका जैसे मुल्कों को सामने लाने में। उनके अपने अपने मफादात हैं। हम ये तो कर सकते हैं कि दोनों ममालिक से ये बात की जाए कि भाई आप ख़ित्ते में आपकी जो हज़ाराई है या आपके जो मफादात हैं उनके दरमियान जो आप गेमें आप डाल रहे हैं, उससे पाकिस्तान को या ख़ित्ते के ममालिक को नुकसान होता है। तो ये तो हो सकता है। बाकी हमारे लिए ये बात करना कि हम अमेरिका और चाइना के दरमियान कोई बात करा दें, हमारी तो अपनी हालत ये है कि हम अंदरून मुल्क प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो किसी से बात करना नहीं चाहते, लेकिन बैनुल-अक़वामी ताकतों से करना चाहते हैं। मेरी जब प्राइम मिनिस्टर ये बात कर रहे थे तो मेरी जो साबिक़ सफारतकार हैं उनसे बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा नहीं हम नहीं समझते, मतलब ये सफारतकार जो जिन्होंने सारी ज़िंदगी सफारतकारी में लगा दी है, ये उन लोगों का भी पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि हमारे पाकिस्तान जो है वो ऐसी पोजीशन में नहीं है कि वो चाइना और अमेरिका के दरमियान जो इख्तलाफात जो खलीज है उसको कम करा सके या अपना को रोल करा सके। इसमें कोई और बड़ा मुल्क तो हो सकता है, रूस हो सकता है, कोई और मुल्क हो सकता है, लेकिन मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान इस सतह पर चला जाएगा। लेकिन इसमें चूँकि वज़ीर-ए-आज़म की जो गुफ्तगू की गई, उनकी नफ्सियात में ये बात, ये तासुर सामने आता है कि चूँकि अमेरिका के भी किसी न किसी हद तक मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हम कर रहे हैं और चाइना के मफादात का भी हम किसी हद तक तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, बल्कि चाइना के साथ तो हमारा एक दोस्ती का रिश्ता है, मजबूत दोस्ती का ताल्लुक़ है, तो चाइना से तो बात हो सकती है इस दोस्ती की बुनियाद पर जिसमें हम उनके मफादात का भी तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। तो अमेरिका से भी ये कहा जा सकता है इस सिचुएशन में कि जब हमने पहले भी उनका तहफ़्फ़ुज़ किया, अब भी कर रहे हैं मुख्तलिफ़ मामलात पर, बिलखसूस जब हम अफ़गानिस्तान के मामलात को देखें। नहीं, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि हम दोनों ममालिक के मफादात का ख्याल करते हैं, ये बात ठीक है, लेकिन हमारी पोजीशन ऐसी नहीं है कि हम जो बाइडेन और चीनी लीडरशिप जो है उनको हम इकट्ठा बिठा सकें या उनके दरमियान बातचीत करा सकें
या उनके दरमियान जो इख्तलाफात हैं उसको कम करा सकें। मैं ये समझता हूँ कि अमेरिकन के जो ट्रंप के ज़माने में जो अमेरिकन पॉलिसियाँ थीं और जिसकी वजह से चाइना और अमेरिका के दरमियान ज़्यादा कशीदगी पैदा हुई और ज़्यादा माहौल ख़राब हुआ, शायद वो अब नहीं होगा, क्योंकि जो बाइडन आ गए और जो बाइडन की ने सारी पॉलिसियाँ जो हैं ट्रंप वाली वो तब्दील कर दी हैं। अब देखें वो ईरान से भी बात करने के लिए जा रहे हैं और उन्होंने तो मुंतखब होने से पहले ये कहा था कि अगर मैं मुंतखब हो गया तो वो मैं फ्रांस मुआहिदा भी और ईरान वाला जो मुआहिदा है वो उसको बहाल कर देंगे जो प्रेसिडेंट ओबामा ने किया था। तो मैं समझता हूँ वो पॉलिसी की सारी तब्दील हो गई हैं, यकसर तब्दील हो गई हैं और जिस तरह मिडल ईस्ट के हवाले से दबाव था वो भी शायद कम हो जाएगा। हाँ, हमारे अरब ममालिक जो अरब हमारे दोस्त हैं उनके लिए हो सकता है कि जो बाइडन की बदलती पॉलिसियाँ जो हैं ज़रा कुछ तकलीफ़ दे हों या ज़रा मुश्किलात उनके लिए पैदा करें, लेकिन जो पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान इस सतह पे अभी नहीं है। सही। जब तक पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो सकता और लोगों से इमदाद लेना और ये IMF की ग़ुलामी और ये जो आलमी मालियाती इदारे हैं इनसे जब तक हमारी जान नहीं छूटती, हम मुआशी तौर पर ख़ुद मुख्तियार नहीं होते, उस वक्त तक मैं नहीं समझता कि दुनिया हमारी को बात इस तरह सुनेगी। हम इस पोजीशन में नहीं हैं। अच्छा, इसके साथ साथ जब हम मुज़ाकरात की बात करते हैं, यकीनी तौर पर आपने एक बड़ी अच्छी बात की कि हम चीन और अमेरिका के दरमियान तो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। वज़ीर आज़म खुद अपोजिशन से बात करना दाखिली सतह पर अच्छा नहीं समझते, लेकिन मेरे ख्याल में इस पर ज़्यादा फिर जब श्रीलंका की सरजमीन पर आप खड़े हैं तो इंडिया के हवाले से बात करनी चाहिए थी। वो की भी वज़ीर आज़म ने, और उन्होंने जिक्र किया कि हमारे और इंडिया के दरमियान सिर्फ एक ही मामला है कश्मीर का, अगर वो मसला कश्मीर हल हो जाता है तो हम उनके साथ भी डायलॉग कर सकते हैं। ये उन्होंने रिपीट किया आपने उस मौक़िफ़ को जो पहले भी इंडिया के हवाले से वो रखते हैं। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ, हम तो हर वक्त तैयार रहते हैं इंडिया से बात करने के लिए, लेकिन बदकिस्मती है कि दूसरी तरफ से वो नहीं करना चाहते। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने तो ये कहा था कि मैं दुआ कर रहा हूँ कि मोदी जीते, मोदी जीतेगा तो फिर जो है ना मामला तय हो जाएंगे। वो जीतने के बाद तय होने के बजाय और ख़राब हो गए हैं। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को ये क्रेडिट तो जाता है, आप उनके बारे में जो मर्जी है उनको कहते रहें, लेकिन ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इसी हुकूमत की, ये जो मौजूद जिसके मोदी जो हैं वज़ीर आज़म है, जब वाजपेयी इसी पार्टी के थे तो वो BJP के बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान में आए, न सिर्फ पाकिस्तान में आए बल्कि लाहौर में गए, मीनार पाकिस्तान के नीचे खड़े होकर उन्होंने बातचीत की। तो मैं समझता हूँ ये नवाज शरीफ साहब का ये क्रेडिट है। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान मोदी की जीतने की दुआएं भी करते रहे, लेकिन जीतने के बाद मोदी ने कोई बात करने या मामलात को आगे चलाने कश्मीर की बजाय उन्होंने उल्टा मामलात ख़राब कर दिए, बल्कि मकबूजा कश्मीर की जो स्पेशल हैसियत थी, स्टेटस था, वो भी उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो मैं समझता हूँ वो एक जनूनी पॉलिसी लेके आगे बढ़ रहे हैं। हम तो हर वक्त ये कहते हैं कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और ये मसला मुज़ाकरात से ही हल होगा, ये जंग से हल नहीं हो सकता। दुनिया के कोई मसाइल जंग से हल नहीं होते। दुनिया में बड़ी बड़ी जंगें हुई हैं, पहली जंग आलमी जंग, दूसरी जंग आलमी जंग हुई है, बहुत सारे मसाइल हुए हैं, लेकिन चीज़ें जो हैं वो टेबल पे आगे हल हुई हैं। हमने भी इंडिया से 2-3 जंगें की हैं और उसके बाद मुज़ाकरात हुए हैं। मुज़ाकरात के ज़रिए ये मसाइल हल हो सकते हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि इंडिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने तो कोई मरतबा फ़ोन भी किए जिस पर अपोजिशन ने बहुत शदीद तनकीद की। तो इंडिया जो है जब तक मोदी मौजूद है कोई ऐसी बात नहीं, ज़्यादा अरसा नहीं है, ये चला जाएगा, लेकिन मोदी जब चला जाएगा तो फिर मामला आगे बढ़ सकते हैं। मोदी की मौजूदगी में मेरा नहीं ख्याल कि ये सूरत हाल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे उनका अपना जो रवैया मोदी का अपनी आवाम के साथ है, किसानों के साथ है, वो भी पूरी दुनिया देख रही है। अच्छा, इसके साथ आप क्या समझते हैं श्रीलंका की सरजमीन पर यह गुफ्तगू की गई है? अब ज़ाहिर है श्रीलंका का वज़ीर आज़म का ये दौरा अब दो ममालिक के दरमियान यानी पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान तिजारती ताल्लुकात के हवाले से, तकनीकी ताल्लुकात के हवाले से यकीनी तौर पर अहमियत, सरमायाकारी के हवाले से एक अहमियत है, लेकिन स्ट्रेटजिकली भी बड़ी एक इम्पॉर्टेंस है श्रीलंका की, पाकिस्तान के लिए भी, इंडिया के लिए भी। तो उस जानिब से एक तवक्को की जा रही थी कि कोई ऐसी आवाज़ आएगी जो कि वज़ीर आज़म जिस ख्वाहिश का इजहार कर रहे थे। आप समझते हैं कि मुज़ाकरात की बात, इंडिया पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात का मामला या मसला कश्मीर का मामला या CPEC के हवाले से जो चीन के साथ हमारा है उसमें श्रीलंका का शामिल होना, क्या इस किस्म की कोई बड़ी पेशरफ्त हो सकती है? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि फौरी तौर पर तो बज़ाहिर ऐसा नहीं लग रहा, लेकिन आने वाले हालात में जो है ना चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। देखिए, छोटे जो खित्ते के छोटे ममालिक हैं ना वो तकरीबन हमारी बात मानते हैं, चाहे उसमें बांग्लादेश हो, नेपाल हो, भूटान हो, अफ़गानिस्तान हो और ख़ुद ये श्रीलंका हो। तो ये तो यहाँ से बातचीत हो सकती है, लेकिन इंडिया की जानिब से जब बात टेबल पे आ ही नहीं रहे तो फिर वहाँ कैसे बातचीत हो सकती है और कैसे मामला आगे बढ़ सकते हैं? मैं नहीं समझता कि मोदी की मौजूदगी में कोई मामला आगे बढ़ेंगे। इवन के कोई मुल्क भी यानी श्रीलंका हो या कोई भी मुल्क, चाहे जब तक इंडिया में मोदी है ना जी, उस वक्त तक कुछ नहीं हो सकता, उस वक्त तक मुमकिन नहीं है। चलिए, इसके साथ साथ थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जिक्र करते हैं तरीन साहब, आज बड़ी एक पेशरफ्त हुई है पाकिस्तान की दाखिली सियासत के हवाले से।
गो के केस तो मनी लॉन्ड्रिंग का था हमजा शहबाज शरीफ साहब का, 20 मंथ से वो जेल में थे, लेकिन आज उनकी रिहाई हो गई है ज़मानत पर, मचल के तकरीबन 1 करोड़ के जमा करवाए गए हैं। तो सजाद तरीन साहब, गुज़िश्ता रोज़ भी हमने ये गुफ्तगू की, उससे पहले पिछले हफ्ते में भी हम ये गुफ्तगू करते रहे कि मामलात हो सकते हैं। कल डॉक्टर हाई बलोच साहब ने भी कुछ इस जानिब हमें इशारा दिया है। तो आज ये जो रिहाई हुई है, इसके आप पॉलिटिकली क्या असरात मुरतब होते देख रहे हैं, अपोजिशन की सियासत पर और ख़ुद हुकूमत के लिए क्या मुश्किलात हो सकती हैं? देखिए, कल आपको याद होगा डॉक्टर हाई बलोच ने हमारे प्रोग्राम में ये बात कही थी कि PDM की सियासत और मुल्क में सिविलियन बालादस्ती का जो सारा दारोमदार है वो मुस्लिम लीग नून की क़यादत पर है। अगर मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो है वो कोई मुज़ाकरात नहीं करती, कोई डील नहीं करती, तो मामलात बहुत बेहतर हो जाएंगे। डॉक्टर हाई बलोच जो हैं वो पाकिस्तान की सियासत पर बहुत गहरी नज़र रखते हैं और बहुत चीज़ों को गौर से देखते हैं, मामलात को बड़ा मतलब करीब से देख रहे हैं वो। और उन्होंने जो बात की थी, मैं ये समझता हूँ कि शरीफ ख़ानदान और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो बुनियादी तौर पर एक अदम एतमाद की वजह है, वो यही वजह है कि पीपल्स पार्टी को हर वक्त यही शक रहता है इन पर, ये किसी भी वक्त ये मामलात डील जो है ये कर सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट से बहुत बेहतर तरीके से बात कर सकते हैं। आपको याद होगा जब इनकी वालदा मोहतरमा फौत हुई थी, शमीम बेगम, मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की, तो उस वक्त चौधरी निसार अली ख़ान जाके उनसे मिले थे। चौधरी निसार अली ख़ान के इस्टेब्लिशमेंट से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, वो इसका गाय बगाए इजहार भी करते रहते हैं। चौधरी निसार अली ख़ान जाके उनसे मिले शहबाज शरीफ से, और वो उस वक्त गए जब मरीम नवाज़ जनूबी पंजाब गई हुई थी, वो घर पे नहीं थी। वो उनसे मिले और 1 घंटा उनकी 1-on-1 मीटिंग हुई चौधरी निसार अली ख़ान और शहबाज शरीफ के दरमियान। तो मैं समझता हूँ कि बेशक वो मुस्लिम लीग छोड़ के चले गए, लेकिन शहबाज शरीफ के मफादात के लिए वो इस्टेब्लिशमेंट से बात कर सकते हैं और मामलात आगे बढ़ा सकते हैं। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनका आपको पता है मुस्लिम लीग नून में शुरू से ये बात रही है कि मुस्लिम लीग नून में 2 बयानी हैं, एक बयानी शहबाज शरीफ का, एक नवाज शरीफ साहब का और मरीम साहिबा का है। तो कभी वो बयानी ऊपर आ जाता है, कभी वो बयानी आ जाता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आखिरी जो बयानिया मेरे ख़्याल में बालादस्त होगा या जिसकी फतह होगी या जो पार्टी पर चलेगा वो मरीम नवाज़ का ही होगा। तो ये मामलात अब थोड़े से मुझे लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ कुछ मामलात अपोजिशन की जमातों के जो हैं वो मामलात तय हो रहे हैं। उसमें पीपल्स पार्टी भी है, बाकी जमातें भी हैं। मौलाना साहब भी बहुत गुस्से में थे, उनका गुस्सा भी ज़रा ठंडा हो रहा है। तो ऐसे लग रहा है कि जैसे पिछले जो ज़मनी इंतखाबात हुए हैं कराची से लेकर डस्का तक और फिर नौशहरा तक, जो हुकूमत को एक खौफनाक शिकस्त हुई है, मैं ये समझता हूँ कि हुकूमती पॉलिसियों पर यह अदम एतमाद है आवाम का। और जिस तरह ये कहा गया था कि इस्टेब्लिशमेंट का अब कोई रोल नहीं है किसी भी चीज़ में, इस पर अपोजिशन ने भी बात कही, इस पर कई ख़बरें भी छपी हैं जिसमें आपने जिक्र किया था कि जी पीपल्स पार्टी ने नवाज शरीफ वगैरह को ये बता दिया कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है। तो ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल में अब कुछ बदल रही हैं। और दूसरा, यूसुफ रज़ा गिलानी का इस्लामाबाद में चेयरमैन सेनेट आना, फिर उनकी रिश्तेदारी हैं जो हमने बातें की सारी प्रोग्राम में बता चुके हैं हम, वो आना, और फिर उनका अगर वो जीत जाते हैं तो फिर इसका मतलब ये बात दुरुस्त है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल है, उसने कोई रोल नहीं किया। और अगर वो जीत जाते हैं तो फिर मैं समझता हूँ कि अपोजिशन के जो टारगेट्स हैं वो अचीव करना बहुत आसान हो जाए। तो ये इस किस्म की रिहाई का आना, डस्का के इंतखाबात, शहरा के इंतखाबात, या इवन के सिंध में जो ज़मीनी इंतखाबात हुए हैं, क्या आप ये समझते हैं कि ये मैसेज है गवर्नमेंट के लिए कि जनाब सूरत हाल तब्दील हो रही है, इस वजह से गवर्नमेंट जो है वो टेंशन का शिकार है, उसमें एक खलबली की सूरत हाल है, रोज़ एक तर्जमानों की फ़ौज बयान देती है? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ, तर्जमानों की फ़ौज ज़फ़र मौज जो रखी हुई है वो तो इसीलिए बयान देते हैं। उनको ये नहीं पता सियासत किस तरफ जा रही है, उनको ये नहीं पता चीज़ें कैसे तब्दील हो रही हैं, बस एक जैसे मतलब आँखों पे पट्टी बांध के सीधा चलना होता है। उनको ये पता है एक तर्जमान को कि उसने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है नाश्ते पर और उसने मरीम नवाज़ को बुरा भला कहना है, एक ने दोपहर को आना है और उसने आके पीपल्स पार्टी और मरीम नवाज़ को कहना है, और शाम को मोहतरमा फिरदौस आशिक अवान साहबा ने आ जाना है। अभी फिरदौस आशिक अवान साहबा ने जो जवाब दिए हैं इस पर हम आगे चल के बात भी करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये तर्जमानों को कुछ पता नहीं है, तर्जमानों को पॉलिटिक्स का कुछ पता नहीं है। वो अपनी अपनी नौकरियाँ पक्की करने के लिए ये सारी बातें कर रहे हैं। चीज़ें अब उस तरह नहीं रही। ये तो अब मतलब यहाँ इस्लामाबाद की जो सियासी मतलब महफिलें हैं, ये मुख्तलिफ जगहों पर जो गुफ्तगू हो रही है, जो तबसरे हो रहे हैं, तज्ज़िये हो रहे हैं, उसमें ये क्लियर बात कही जा रही है कि इस्टेब्लिशमेंट ने इनको कहा जी अपना बोझ आप खुद उठाएं।
ठीक है जी, अब जो कुछ आपने करना है करें। और मैं समझता हूँ कि आपने देख लिया कि मलेर में इनको किस खौफनाक तरीके से शिकस्त हुई, फिर डक्सा आपके सामने है कि डस्के में क्या हुआ है, और फिर मरियम नवाज साहबा जो बातें कर रही हैं। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमती पॉलिसी जो हैं, आपको याद होगा नकी साहब, मैंने अपने एक प्रोग्राम में कहा था कि एक नहीं कई मरतबा मैंने ये बात कही है कि ये अपोजिशन इस हुकूमत को कुछ नहीं कर सकती, लेकिन ये हुकूमत जब भी घर जाएगी अपनी पॉलिसियों की वजह से जाएगी, क्योंकि गुर्बत, बेरोज़गारी, महंगाई बहुत ज़्यादा है, दवाइयों की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें, गैस की कीमतें आप देखें कहाँ चली गई हैं। उसके अलावा सरकारी हॉस्पिटल्स का मैंने उस दिन भी जिक्र किया था, मुल्तान नश्तर हॉस्पिटल का, बर्न यूनिट में आप जाके देखें इतने इतने मोटे मोटे काकरोच फिर रहे हैं, वो वहाँ कोई स्प्रे नहीं है। वो वार्ड वाले लोग कहते हैं हमारे पास तो फंड ही नहीं है, मरीजों को कहते हैं आप अपना स्प्रे लाएँ, और मरीज़ पड़े हुए हैं वहाँ। देखें ये होता ही है कि वार्ड की आपने सफाई करनी है, सारे बेड बाहर निकलने, छोटे छोटे बच्चे हैं वहाँ लावारसों की तरह पड़े हुए हैं, गरीब आदमियों को कोई दवाइयाँ नहीं मिल रही। तो ये सारी जो हुकूमती पॉलिसी हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये सारी हुकूमती पॉलिसियों का अब रिएक्शन आ रहा है, और ये इसी वजह से अब ये बल्दियाती इलेक्शन भी नहीं कराने जा रहे। मुझे खुद मतलब पंजाब के लोगों ने बताया है, जो चीफ मिनिस्टर पंजाब के इर्द गिर्द मौजूद हैं बड़े हम लोग, उन्होंने कहा कि हुकूमत का कोई मूड नहीं है ज़िमनी इलेक्शन में जो नताइज आए उसके बाद बल्दियाती इलेक्शन कराने। नौशहरा में जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। तो ये बात नहीं है कि ये जो कोई अपोजिशन ने कोई कारनामा बड़ा कारनामा किया, अपोजिशन ने कोई कारनामा नहीं किया। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमती पॉलिसी है, महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी, आम मेहनत काश आदमी जो है, और IMF की पॉलिसी है। अब देखें ना, यूसुफ रज़ा गिलानी के मुकाबले में कौन आ गया? शहनशाह महंगाई हफीज़ शेख, जिसने जिसके सर पर जो हैं वो IMF की पॉलिसी हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी तो वो आदमी है जिसने कोर्ट में ये कहा कि जज साहब मैंने लोगों को नौकरियाँ दी, आप सज़ा दें, मुझे जब भी कभी नौकरी मौका मिलेगा मैं लोगों को फिर नौकरियाँ दूंगा। और उनके मुकाबले में जो शख्सियत हैं वो हैं हफीज़ शेख साहब, जो शहनशाह महंगाई हैं, जिन्होंने इस मुल्क में गुर्बत, बेरोज़गारी और महंगाई फैलाई, इसके अलावा कुछ नहीं किया। तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमती पॉलिसियाँ जो हैं वो इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि वो खुद हुकूमत पर बोझ बन गई हैं, और वही पॉलिसियाँ जो हैं इनके वापसी के जाने के रास्ते बना रही हैं। वही ज़िमनी इंतखाबात में उसके नताइज भी देखे। अच्छा, इसके साथ ज़ियातरी साहब ये बात तो अपनी जगह पर दुरुस्त है कि आवाम जो है उसमें एक एंगर मौजूद है महंगाई के हवाले से। आपने वज़ीर आला पंजाब का जिक्र किया, आपके इल्म में होगा उनकी अपनी पार्टी के लोग शिकायत कर रहे थे काफ लीग से जाकर, और वो ये कह रहे थे कि जनाब ये बुज़दार साहब अपने इलाके तौसा शरीफ में इनके भाई हैं, वो कब्ज़े करवा रहे हैं मुख्तलिफ ज़मीनों पर, और उस हवाले से तो आपकी नज़र नहीं जाती, जबकि दीगर नाजायज़ तजावज़ात के हवाले से आप बात कर रहे हैं। तो वो एंगर मतलब आपके घर में भी मौजूद है, तो मेरे ख्याल में उसको भी देखने की इमरान खान साहब को ज़रूरत पेश आएगी। लेकिन अब काफ़ी टाइम हो चुका है, अब मेरे ख्याल में देर हो गई है। एक तो ये मामला है, ये कब्ज़ों वाला उस दिन हम जिक्र कर रहे थे, लेकिन इस पर हम किस दिन शो भी करेंगे और उनको लेंगे। ख्वाजा दाऊद साहब मेरे ख्याल में उस पर जिक्र कर रहे थे। लेकिन आज गिलानी साहब जो हैं वो बड़े एक्टिव दिखाई दिए। गिलानी साहब ने कहा मेरी शहबाज शरीफ साहब भी मुलाकात हो गई है, दीगर जो पार्टी रहनुमा हैं उनसे भी मेरी मुलाकात जारी है। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी आज लाहौर में उनके मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मरियम नवाज साहबा से भी उनकी मुलाकात जो है वो शायद इस वक्त हो रही हो या होने जा रही है। तो उनके राब्ते बड़े तेज़ हैं। लेकिन दूसरी जानिब हम हुकूमती सतह पर देख रहे हैं बड़ी खामोशी से दिखाई दे रही है, राब्तों का फुकदान नज़र आ रहा है। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि लियाकत जतोई साहब ने जो बातें की हैं जी, और उसके बाद कल हमने डिस्कस किया था यार मोहम्मद रिन साहब को, और प्रोग्राम के बाद मेरी उनसे बातचीत बहुत डिटेल से हुई, क्योंकि प्रोग्राम के दौरान हम उनसे फ़ोन मिलाते रहे, हमारे प्रोड्यूसर, बातचीत उनसे हुई थी कि वो आएंगे, लेकिन कोई मेरे ख्याल में कोई लाइन का प्रॉब्लम हो गया, कोई नेटवर्क का, जिस वजह से नहीं हो सकी। बाद में मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने जो बातें की, उन्होंने कहा कि ये बातें जो हैं जो मैंने की हैं इनको कोई चैलेंज करे मैं इसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। यार मोहम्मद रिन साहब, ठीक है, आज जो लियाकत जतोई साहब ने बातें की हैं, फिर उसके बाद GDA जो है वो थोड़ा सा फासले पर है, और आपको पता है GDA में एक अहम शख्सियत शामिल है जो यूसुफ रज़ा गिलानी के बहुत करीबी अजीज़ हैं। फिर आपको याद होगा उन्होंने जहांगीर तरीन का भी कहा कि मेरा राब्ता तो नहीं है लेकिन मेरे अजीज़ हैं। ठीक है जी। तो यूसुफ रज़ा गिलानी के बारे में बल्कि आज एक साबिक़ MNA हैं, अब मारूफ एंकर भी हैं, उन्होंने कॉलम में लिखा हुआ है कि जनाब मैं जब MNA था, ये वज़ीर आज़म थे, तो मैं इनके पास लेके गया अपने शहर चकवाल का, उन्होंने नाम लिखा है कि सुई गैस जनाब तो उन्होंने मंजूर की मेरे लिए। यूसुफ रज़ा गिलानी ने हुकूमती लोगों के तो काम किए ही किए, अपोजिशन के लोगों के भी काम किए, और उनका जो दफ्तर था कौमी असम्बली का, आज वो कॉलम में भी ये बात है
कि जनाब उनका वो दफ्तर जो है वो ऐसे लगता था जैसे अपोजिशन के MNA का दफ्तर है, और वहाँ मुस्लिम लीग नून के MNAs जो हैं वो ज़्यादा काम लेके जाते थे और गिलानी साहब उनके भी काम करते थे। ठीक है, इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा हैं चौधरी मंजूर साहब। चौधरी साहब, वक्त देने का बहुत शुक्रिया। आपसे ये हम जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो सूरत हाल है, एक जानिब हमने ज़िमनी इंतखाबात के नताइज देखे, अपोजिशन के हक़ में दिखाई दिए हैं, इसके साथ साथ आज हमजा शहबाज शरीफ की रिहाई का परवाना मिल गया ज़मानत पर। यह भी ऐसा लग रहा है कि सूरत हाल जो है वो अपोजिशन के हक़ में जा रही है। क्या इसके पीछे वजूहात ख़ुद अपोजिशन की वो मेहनत है PDM के प्लेटफॉर्म से, या इंडिविजुअली, या हुकूमत की अपनी परफॉर्मेंस है? देखिए, दो तीन चीजें बड़ी अहम है। एक तो पाकिस्तान जो PDM है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, उसके जो फैसले हैं वो बड़े इम्पोर्टेंट है। जैसे सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर बाइकआउट कर देते तो ये सेनेट में 2/3 अक्सरियत ले जाते और ये इनको तो कोई चैलेंज ही ना होता। फिर उसके बाद ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेना, जिससे ये एक्सपोज हो गए सारे पाकिस्तान के अंदर के वो 2018 वाले इलेक्शन जाली थे। अभी तक तो हम कह रहे थे, लेकिन अब वो उस पे इस मुल्क के अवाम ने भी मोहर सब्त कर दी। तीसरा गिलानी साहब वाला फैसला है। अगर गिलानी साहब वाला फैसला इतना इम्पोर्टेंट है कि हुकूमत हिल के रह गई है, और जो हम चाह रहे थे कि अदम इत्मीनान की बात कुछ लोगों को समझ नहीं आती थी उस वक्त, वो कहते थे कि पहले बताएं नंबर किधर है आपके पास, तो हमने वो नंबर तो अब हुकूमत पूरे करती फिर रही है अपने। जो उनके लोग नाराज हैं, जो इत्तेहादी नाराज हैं, अगर वो नाराजगी दूर नहीं होती तो हुकूमत का कैंडिडेट अगर हार जाता है तो हम कहेंगे कि आप इत्मीनान का वोट लें, आप कायदे ईवान हैं, आप हाउस का इत्मीनान खो गए हैं। आज बिलावल साहब ने भी बड़ी बात की है, सारे पहलुओं को, मैं वहाँ पे मौजूद था लाहौर के अंदर, तो ये सारी सूरत हाल है इस वक्त। रही बात हमजा की खेल की, मेरा पहले देखिए वो है खुर्शीद शाह साहब है या असद जरदारी साहब के केसेस का वापस से ट्रांसफर होना है, ये ऐसी चीजें हैं जो ओवर ड्यू है, इनको तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। चौधरी मंजूर साहब ये बताएं कि चेयरमैन सेनेट के खिलाफ जब अपोजिशन अदम इत्मीनान की तारीख लेके आई थी तो उनके पास तो अक्सरियत थी उस वक्त, लेकिन जब वोट पोल हुए तो वो अक्सरियत गायब हो गई थी। क्या वो जो गायब करने वाली कुव्वतें अब आप समझती हैं कि वो इस सेनेट के इलेक्शन में कोई रोल नहीं कर रही? देखिए, आज इस बिलावल साहब ने कहा है, उन्होंने बड़े लपेटुले अल्फाज में कहा है कि फिलहाल अब तक वो हमें न्यूट्रल नजर आ रही है, और हमें बिलावल साहब ने कहा है कि हम इसको एक अच्छी चीज समझते हैं। जब वो मुदाखलत करते हैं तो हम उसको बुरी चीज समझते हैं अगर वो न्यूट्रल होगी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो 5-6 दहाइयों की सारी स्ट्रगल इस मुल्क के मेहनत का शवाम के लिए, गरीबों, मजदूरों, किसानों के लिए, और रूल ऑफ लॉ के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती के लिए। चौधरी साहब, आप पीपल्स पार्टी के वो रहनुमा हैं जो सोशलिज्म पर यकीन रखते हैं, सोशलिस्ट इनकलाब पर यकीन रखते हैं। आप मुझे ये बताएं कि ये IMF की जो मौजूदा पॉलिसी हैं, इसमें रहकर पीपल्स पार्टी गरीब आवाम के लिए कैसे कोई बेहतर सूरत हाल पैदा कर सकती है? क्या कोई मुआशी प्लान है पीपल्स पार्टी के पास? रॉकेट साइंस नहीं है। हम भी IMF में गए थे, उस वक्त भी आलमी बहरान आया था। उस वक्त में तेल की कीमतें $135 से लेकर $155 पे थी। हमने तो सारा अफसोस नहीं किया था लोगों के ऊपर, हमने तो तनख्वाहें बढ़ाई थी, लोगों के पास पैसे आए। किसानों को हमने 1000 अरब रुपया इंजेक्ट किया था, जो किसान ज़राई मईशत है उसके अंदर, तो पेंशन में इजाफा किया, तो लोगों के पास पैसे आए तो लोगों ने चीजें खरीदी, सारा साइकिल चला। एक्सपोर्ट से $19 अरब से उठाकर $26 अरब पे हम ले गए। तो ये ऐसी चीजें हैं जो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये तो कोई एक नोटिफिकेशन की बात है। अभी ये इतना तमाशा हुआ है, तनख्वाहों का नोटिफिकेशन बढ़ाते हुए इनको बहुत पड़ती बढ़ाई, लोगों की आमदनियां बढ़ाई। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये तो बड़ी सिंपल बातें हैं, और ये रिफॉर्म्स है, कोई सोशलिस्ट इनकलाब भी नहीं है। जी चौधरी मंजूर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमसे गुफ्तगू की। नाजरीन, यहाँ पे वक्त हो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर रहे हैं कि इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है उसमें सियासत के नए रंग बिखर रहे हैं और ज़ाहिर है बाहर का मौसम है तो उसमें जो नई कौंपलें फूटती हैं तो उसके बाद नए रंग भी सामने आते हैं। तो सियासत में भी कुछ करवटें जो हैं बदली जा रही हैं और नए रंग फूट रहे हैं। ज़्यादातर सब हम उन नए रंगों का जिक्र कर रहे हैं कि जो मामलात पिछले 20 महीनों से कोई पेंडिंग था, कोई उससे ज़्यादा अरसे में पेंडिंग था, तो अब हमें करवट बदलती हुई दिखाई दे रही है, जिसका इशारा हमने अभी गुफ्तगू में भी किया है। आज जो गुफ्तगू की गई, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का भी जिक्र कर रहे थे, मरियम नवाज साहब ने भी गुफ्तगू की है। डस्का के इलेक्शन में नून लीग की कामयाबी के बावजूद वो इंतखाबात जो है वो दोबारा करवाने की बात कर रहे हैं, तो इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ओवरऑल जो इस वक्त पीडीएम की सियासत है उस पर जिक्र कर लेते हैं। हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं ANP के रहनुमा हैं, मारूफ सियासी शख्सियत हैं जाहिद खान साहब। बहुत शुक्रिया जाहिद खान साहब वक्त देने का। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज कुछ अहम पेशरफ्तें जो हैं वो हमें सामने नज़र आ रही हैं। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बड़े कॉन्फिडेंट दिखाई दिए गुफ्तगू करते हुए, गिलानी साहब बड़े कॉन्फिडेंट थे, इसके साथ साथ मरियम नवाज जो है वो भी बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रही थी डस्का इंतखाबात और अपनी कामयाबी के हवाले से। हमजा शहबाज शरीफ जो हैं वो ज़मानत पर, उनको रिहाई मिल चुकी है। तो क्या आपकी मेहनत रंग ला रही है? नहीं जी साहब, बिल्कुल। मैं सैयद तरीन साहब को सुन रहा था, उसने कहा कि पीडीएम का या अपोजिशन का इतना रोल नहीं है। मेरे ख्याल में ये सारा रोल, जितनी भी चीजें अभी सामने है, या अपोजिशन का वो रोल है जो 11 पार्टी इकट्ठी हुई एक नुक्ते पे कि मौजूदा हुक्मरान इस मुल्क के लिए एक नासूर है। वो माशी लिहाज से, वो खारिज पॉलिसी लिहाज से, वो अंदरूनी पॉलिसी, वो गुड गवर्नेंस के सूरत में, वो इदारों की तबाही की वजह से, ये सारी चीज़ें जो एक प्लेटफार्म मिला पीडीएम को और कि हुकूमत की कोशिश थी कि पीडीएम न बने, वो बन गया। और उसी से के ये जो सम्राट आ रहे उसी की वजह, क्योंकि वो बयान एक है बेशक, क्योंकि 11 पार्टी से हर एक अपने अपने राय होते हैं, लेकिन जो फैसला होते हैं वो मुतफिका तौर पर होती है। और वो मीटिंग में हम भी जाते हैं और हम देखते हैं, राय होती है, लेकिन आखिर में जब फैसला होते हैं तो सारे मुतफिक हो जाते हैं। तो ये जितने भी आपने किया, वो हमजा की या अभी इलेक्शन जो जीते अपोजिशन, जितने भी सिंध में जीता, पंजाब में जीता, खैबर पख्तूनख्वा में जीता, और मौजूदा हुक्मरानों की सबसे नाअहली और सबसे उनकी जो सेलेक्ट हम उसको कहते हैं, वो चीज सामने आ रही है। और उसने जो पंजाब में जो कुछ किया, जिस तरह मरियम ये कह रही है, और उसने कहा कि उनके अपने अंडर जो एजेंसी, शायद उसके अंडर तो एक एजेंसी आई हुई है, तो अगर उससे ये काम करवाया है तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की तारीख में पहले बार ऐसा हुआ कि प्राइम मिनिस्टर ने अपनी अंडर एजेंसीज को इस्तेमाल किया। अगर ये इस्तेमाल किया तो बहुत खतरनाक बात होगी, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम अभी, और खासकर पंजाब के, देखिए पंजाब की इस वक्त आवाम जो वो जाग चुकी है। हमेशा के लिए छोटे सूबों के लोग सियासी शऊर ज्यादा थी, उधर बात होती थी, लेकिन उस पर गद्दारी की केसेस होते थे, वो जेलों में डाले जाते थे। लेकिन पहले बात पंजाब उठ के खड़ी है और उसके लिए मेरे ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट के लिए मुश्किलात है। और इस वक्त अगर एस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार हो जाता है और या हो रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ वो पीडीएम के उस बयानिया से है कि वो जो इकट्ठे हुए। साहब, ये सवाल तो आपसे है ना, यही सवाल तो आपसे है कि खबरें ये थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अपना रोल प्ले कर रही थी, पीडीएम के तमाम जमातों को उन्होंने बड़ा ठंडा किया इस मामले पर, और गिलानी साहब कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल हो गई है। तो ये सवाल तो आपसे है कि ज़ाहिर है रस्साकशी में जब दोनों जाने बराबर की पार्टियां जोर लगा रही हो तो जिस जानिब पावरफुल ताकत होती है तो वो उसी जानिब ही जीत होती है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त आपकी जानिब जो है वो इंक्लाइंड दिखाई दे रही है सूरत हाल, तो क्या आपकी वो वाली मेहनत चल रही है अभी? देखिए, इसलिए कि हम पीडीएम बना इसलिए कि पाकिस्तान के आईन के ऊपर अमल किया जाए। पाकिस्तान की जो आईन है 1973 की जो आईन है, उसमें हर इदारे के लिए एक दायरा इख्तियार दिया गया है जिसके अंदर वो रहते हुए अपना काम करे। बदकिस्मती से ये 65 या 70 साल में कुछ ऐसा नहीं हुआ, मुदाखलत की गई। उस मुदाखलत की वजह से इदारे इस तबाही पे पहुंचे। आज आपने देखी कि एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ओपन बात हो रही है, तो ये इस वजह से
से हो रही है कि वो मुदाखलत थी। मेरे ख्याल में अभी मुझे ये जिस तरीके से आपने कहा, और मैंने गिलानी साहब को भी सुना था, उनको भी सुना था, बिलावल साहब को, तो ये समझ आ रही है कि शायद वो और जब भी वो गैर जानिबदार हो जाएंगे ये मुल्क सही समझ चलेगा, आईन के अंदर चलेगा, पार्लियामेंट की बालादस्ती होगी, आवाम के वोट का हक जो होता है वो इस्तेमाल होगा और आवाम के ताकत से लोग हुकूमत में आएगी। फिर ये नहीं कहेंगे कि किसी की छतरी के नीचे या किसी के बलबोते पे आके बैठेगी और आवाम को वो पूछेंगे नहीं। मौजूदा हुक्मरानों का तो यही सूरत हाल है, रोज कभी बिजली का बम गिराते, कभी गैस का बम गिराते, कभी तेल का बम गिराते हैं, महंगाई उरूज पे है, आवाम का जीना हराम हो चुका है। जाहिद खान साहब सज्जाद तरीन बोल रहा हूँ। आपने जो मुल्क की अंदरूनी जो है पूरी एक मंजर कशी की सियासत की वो तो अपनी जगह, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने आज श्रीलंका में ये कहा है कि हम चाइना और अमेरिका के दरमियान जो कशीदगी है उसको कम कराने के लिए हम तो अपना सालसी का रोल कर रहे हैं। वो तो बैनुल-अक़वामी सियासत में जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर हमारे। जी, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर बेचारे को तो छोड़ लो जी, उसे तो अपने काम कुछ होती नहीं तो दूसरों की, उसने तो ईरान के और सऊदिया के भी करना था, वो भी ऐलान हो चुका था, उसका क्या बना? एक छोटे से मुल्क से दोनों, ये तो बहुत बड़ी दोनों ताकत है, उसमें हम कहाँ की है जी? ये तो बस इमरान खान है, उसको तो कहने दो, वो जो दिन मुंह में जब आया तो बस बोल दिया, उसको ये समझ नहीं आती कि इस पे अमल कैसे होगा, ये आगे चलेगा। इसलिए हमारी बदकिस्मती है कि इस मुल्क इस निहायत पीछे चला गया। आज हमारे IMF के ऊपर जिस तरह सज्जाद तरीन साहब ने, हमारा सारा दारो मदारा IMF पे है, हमारी क्या हैसियत है कि जी हम जाके इतने दोनों बड़ी मुल्कों के बीच में बैठ के हम बातें करेंगे? ये छोटी मोटी बड़ी बात वाली बात आ जाती है। इमरान खान को पहले तो वो सोचना चाहिए थे कि जब ईरान और सऊदीया के बीच में बात की थी उसके क्या हुआ, और फिर उसने जब मलेशिया में इस्लामी ममालिक के एक वो बुलाई थी, उसमें फिर खुद क्यों इतना डरा कि जब प्रेशर आ गया तो ये खुद उसमें जा न सका, और वो जो मलेशिया और टर्की ईरान को नाराज करवा दिया। तो मेरे ख्याल में इमरान खान से बातें सुनते जाओ, वो तो जब से सियासत में आए हैं यही बातें करते हैं। इसी नौयत की वो बातें कर रहे हैं। ठीक है जाहिद खान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमसे गुफ्तगू की। अब तरीन साहब, जब हम KP के से ये आवाज़ आई है तो बलोचिस्तान से क्यों ना हम ज़रा बात कर लें कि वहाँ पे इस वक्त क्या रंग है। उस पर हमने गुफ्तगू पहले भी की थी। हमारे साथ लाइन पर मौजूद है नौजवान क़यादत हैं, सूबाई चेयरमैन कौमी वतन पार्टी बलोचिस्तान के समीउल्लाह लूनी साहब। बहुत शुक्रिया समीउल्लाह लूनी साहब वक्त देने का। सर, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि बलोचिस्तान में सेनेट इंतखाबात को लेकर क्या गिव एंड टेक चल रहा है? सर, आपकी बहुत मेहरबानी, आपने टाइम दिया मुझे मेरे मौक़िफ़ जानने के लिए। देखिए, बलूचिस्तान में सेनेट के हवाले से तो यहाँ पे तो बिल्कुल खुलेआम हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। पैराशूटर्स बाहर से आए हैं जिनका हमने पहले कभी नाम भी नहीं सुना था, वो आए हैं। एक कैंडिडेट आए थे PTI से, फिर PTI ने उनसे वापस टिकट लिया, फिर इंडिपेंडेंट वो खड़े हुए, फिर उनके प्रपोजर और सेकेंडर बाप पार्टी के बलूचिस्तान आवाम पार्टी के ही MPs बने, और एक और खातून पैराशूटर आई हैं जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी की टिकट से जनरल सीट पे इलेक्शन लड़ रही हैं। इनका तो ना कोई बलूचिस्तान से ताल्लुक है, ना हमने कभी इनका नाम सुना है। तो ये तो खुलेआम बलूचिस्तान में हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है और MPs खुलेआम बोल रहे हैं कि हम अपना वोट बेचेंगे। सही, बहुत शुक्रिया समीउल्लाह लूनी साहब, आपने अपना वक्त और हमसे गुफ्तगू की है। अब सर, ये बलूचिस्तान में भी ये हॉर्स ट्रेडिंग वाला मामला कि वो पहले टिकट आती है फिर जाती है फिर ले ली जाती है, ये तो सीधी सादी कन्फ्यूजन हमें नज़र आ रही है। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं, ये जो सारी सूरत हाल बन रही है ना, ये अपोजिशन के एंड पे नहीं है, ये सारी चीज़ें हुकूमत की वजह से बन रही हैं। जो यार मोहम्मद रिंद ने कहा हुकूमती इत्तेहादी, जो लियाकत जतोई साहब ने आज सिंध में कहा हुकूमती इत्तेहादी, इसी तरह MQM वाले तो जवाब मांगा जा रहा है, वो बड़ू साहब ने तो जाने का दावा भी कर MQM वाले जो कर गए दावे होते रहे। आपका क्या ख्याल है, इसी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस पीपल्स पार्टी के हवाले से करता तो इस वक्त मीडिया के तमाम और ख़ास तौर पर जो मखसूस चैनल्स हैं वो, और जो भुट्टो ख़ानदान के दुश्मन जो बैठे हुए हैं, वो तो आज इस वक्त आसमान उन्होंने सर पे उठा हुआ होना था। उन्होंने कहना था जी बहुत कुछ हो गया। नहीं, देखिए, मैं आपको बात बताऊँ, बात हो रही है, बात हम भी कर रहे हैं, लेकिन बात उस तरह नहीं हो रही जिस तरह को आसफ जरदारी के खिलाफ कोई चीज़ आती है तो बात होती है। मैं ये कह रहा हूँ, तो उसी तरह होनी चाहिए ना। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमती लोग जो कुछ कह रहे हैं, हुकूमती लोग जो कुछ कर रहे हैं,
ये मैं समझता हूँ कि ये सारी की सारी चीज़ें बाहर आ रही हैं और ऐसे लग रहा है जैसे हुकूमत ने खुद ही कोई कारोबार खोल दिया है, कोई लेन देन खुद ही शुरू कर दिया है। हुकूमती लोग ही कह रहे हैं ना कि फ़लाँ को पैसे ले लिए, फ़लाँ को पैसे ले लिए। यार मोहम्मद रिंद साहब ने भी वही बात की और इधर भी बात की, वो फिर कादर साहब आ गए, वो भी उन्होंने भी यही बात की। सर मेरे ख्याल में इस पर थोड़ा नून लीग का मौक़िफ़ ले लें। हमारे साथ मौजूद हैं ताहिरा औरंगज़ेब साहबा, पाकिस्तान नून की रहनुमा है। बहुत शुक्रिया मैडम वक्त देने का। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आज मरियम नवाज साहबा ने बड़ी खुलकर गुफ्तगू की है, डस्का इंतखाबात को लेकर फिर से पूरे हल्के के इंतखाबात का मुतालबा किया जा रहा है, बावजूद इसके कि वहाँ पे नून लीग की फतह भी हुई है और ये तनकीद की गई कि हुकूमत जो है वो सिर्फ 20 पोलिंग स्टेशन की बात कर रही है। एक तो थोड़ा सा ये हमें समझा दीजिए कि क्या मामला है, जीत मुस्लिम लीग नून की हो चुकी है, उसके बावजूद ये मुतालबा किया जा रहा है, क्या इससे ज़्यादा की तवक्को है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई सबसे पहले तो सवालिया निशान ये है हुकूमत से कि सुना जाता था कि वोट चोरी होते हैं। ये इन्होंने इलेक्शन कमीशन का अमला ही चोरी कर दिया। प्रिजाइडिंग अफसर बमा उनके मोबाइल फोन से और नताइज के गायब हो गए। आप खुद सोचें कि जिस पोलिंग स्टेशन से प्रिजाइडिंग अफसर ही अगवा कर लिए जाएं तो वहाँ इलेक्शन कैसे शफाफ रह सकता है? और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जो पोलिंग स्टेशन पे जो बाकी पोलिंग स्टेशन थे उनमें से काफी पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं 48 के करीब जहाँ से जो फॉर्म 45 है उसका और हमारे पोलिंग एजेंट्स के वोट की तादाद का मुवाजना नहीं होता। वो और फिगर है, वो और फिगर है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि डस्का का पूरा इलेक्शन एक सवालिया निशान बन गया हुकूमत पे। ये इलेक्शन दोबारा होना चाहिए क्योंकि यहाँ से जो हमारे कैंडिडेट थे जिनका इंतकाल हो गया, ज़ाहिर शाह साहब उनकी बेटी जो है वो कैंडिडेट थी। जी तारा साहबा, हम दोबारा आपसे बात करते हैं क्योंकि ऑडियो में कुछ डिस्टॉर्शन आ रही है। दोबारा कोशिश करें जी, तारा साहबा से हम गुफ्तगू कर रहे हैं, दोबारा कॉल मिलाएं। तो तरीन साहब जी, ताहिरा औरंगज़ेब साहबा का भी ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है, वो पूरे अमले की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या दोबारा इंतखाबात का मुतालबा सियासी तौर पर कितना जस्टिफाइड है आप समझते हैं? मैं ये समझता हूँ कि जो हुकूमती तर्जमान ने इसके बारे में बात की, उन्होंने बहुत तारीखी जुमला कहा जी। उन्होंने कहा जी कि धुंध, ये देखें हम अक्सर अपने प्रोग्राम में ये कहते रहते हैं कि पंजाब में धुंध अंधाधुंध चल रही है। ये तो ठीक थी बात, ये तो गाड़ियों के लिए थी कि मोटरवे पे धुंध है, फलां जगह पे धुंध है, ये करे। उन्होंने कहा जी धुंध की वजह से वो नहीं पहुंच सके और धुंध की वजह से उनका मोबाइल भी बंद हो गया। यार खुदा के लिए आप कोई बात तो ऐसी करें, कोई मंतक तो ऐसी धुंध के, चलो कोई ऐसी मंतक दें। देखिए मैं आपको आप कोई ऐसी मंतक दें जो सुनने वाला ये समझे कि यार ये जो दलील है ये ठीक हो सकती है। देखें आज जो बात है, बेशक धुंध हो, आप कहीं हो, क्या धुंध का मोबाइल पे भी असर हो गया था? मोबाइल भी सबके बंद हो गए थे। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत की जानिब से एक नाअहली का मतलब मुजाहरा किया गया है और वो नाअहली जो है वो मंजर आम पर आ गई है। अब उस नाअहली को बेहतर करने की बजाय ऐसी ऐसी बातें की जा रही हैं और ऐसी ऐसी कहानियाँ गढ़ी की जा रही हैं कि जिससे इन तर्जमानों की और ये तर्जमानों की जो और मुशीरों की फ़ौज जफ़र मौज जो है, इनकी काबिलियत आपके सामने आ रही है। आप ऐसी बात ये कैसे काबिल लोग हैं। फवाद चौधरी साहब भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब फ़ौरन ये बात की थी, उसमें मली साहब, अली अज़ीज़ मली साहब जो हैं उनके PTI के, वो भी मौजूद थे। तो फवाद चौधरी साहब साइंस और टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं, वो बड़ी टेक्निकल बात कर रहे थे कि जब धुंध हुई और फिर फ़ोन बंद हो गए तो ज़ाहिर है वो बेहतर समझते हैं। आप हैं टेक्निकल चीज़ों को समझते हैं, वो साइंटिस्ट पैदा कर रहे हैं। अभी उन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी तैयार कर ली है उनकी सरबराही में। तो वो मैं आपको अर्ज करूं, जो आप खुद इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट की सारी चीज़ें जानते हैं, आप खुद महारत रखते हैं, आप मुझे ये बताएं धुंध का मोबाइल पे भी असर हो गया है? क्या उन लोगों के एक ही वक्त में सबके मोबाइल बंद हुए और एक ही वक्त में सारे खुले? ये हुकूमत क्यों नहीं तस्लीम करती कि ये उनसे कोई कोताही हो गई है और इस कोताही का आपको अजाला होना चाहिए? अच्छा, अब देखिए सूरत हाल क्या हो रही है। सूरत हाल ये हो रही है कि क्या ज़बरदस्त ये तर्जमान रखे हुए और क्या ज़बरदस्त बातें करते हैं। वो एक साहब हैं लाहौर में, एक तो आपा फिरदौस आशिक अमान साहबा हैं, एक और साहब भी हैं। वो उस दिन उनकी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, उनसे जब ये पूछा गया कि जी धुंध, सवाल ये था जर्नलिस्ट का कि जी क्या धुंध जो है वो मोबाइल पर भी कोई असरअंदाज होगी, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इंडिया के खिलाफ खेल रहे थे और उन्होंने इंडिया का एक बैट्समैन आउट किया तो वो रोने लग गया, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने दोबारा उनको कहा कि आप वापस आओ और अगली बार पर उनको आउट कर दिया। बाबा, ये जो आपने सवाल किया है, ये जो जवाब दिया है,
इससे आप इन तर्जमानों की, इन मुशीरों की काबिलियत का अंदाजा कर सकते हैं। इस इलेक्शन में तो आप आउट हुए वो ये पूछ रहे हैं कि भाई मेरे मोबाइल बंद हो गए हैं, धुंध का क्या, उस पर भी आप बताएं जी नहीं कोई पता नहीं है, इस वाक़े की इंक्वायरी होनी चाहिए, इंक्वायरी होगी, जो रिपोर्ट सामने आएगी वो दे देंगे। यानी आप यकीन माने कि ये लोग झूठ भी नहीं बोल सकते, इनके चेहरे बता रहे होते हैं कि ये जो बातें कर रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। और झूठ भी ये उस तरह नहीं बोल सकते कि सुनने वाला ये कहे कि ये ठीक है, उस तरह नहीं बोल सकते जिस तरह अपोजिशन बोलती है। नहीं, मैं समझता हूँ अपोजिशन, देखें अपोजिशन जो क्वेश्चन करती है, आज भी जो बात हुई वो आगे चल के हम करेंगे बात, आज भी जो मरियम नवाज साहबा ने क्वेश्चन उठाए हैं, फिरदौस आशिक अमान साहबा को उनका जवाब देना चाहिए था ना, बजाय उनका जवाब देने की बजाय वो कहती हैं कि जी ये पता नहीं क्या राजकुमारी हैं और जातियात राजकुमारी वो बार-बार जेल। मैं आपको अर्ज करूं, आप किसी की पॉलिसियों पे डिस्कस करें, आप उनके बयानात का जवाब दें, वो जो क्वेश्चन उठा रही हैं उनका जवाब दें, आप जातियात पे आ रही हैं। इससे ये साबित होता है कि तर्जमानों के पास, मुशीरों के पास अपोजिशन की बात का कोई जवाब नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि अपोजिशन को बहुत बड़ी वो है, लेकिन अपोजिशन को अब हालात ऐसे मुयस्सर आ रहे हैं जिसमें वो आहिस्ता आहिस्ता करके हुकूमत की तमाम कोताहियों को मंजर आम पर ला रही है, जिसमें एक मंजर आम, जिसमें एक इलेक्शन हुआ और उस इलेक्शन में ये चीजें मंजर आम पर आ गई, जिसकी धुंध की वजह से कह दिया कि पंजाब में धुंध अंधाधुंध चल रही है और उसमें मोबाइलों का भी असर हो गया। यार आप देखें नकी साहब, आप आज हम जिस दौर में रह रहे हैं, आप घर में अपने बच्चों के सामने झूठ नहीं बोल सकते। आप कोई बात करेंगे, विद इन ए सेकेंड गूगल पर आपका बेटा सर्च करके आपके सामने रख देगा कि जनाब ये चीज आपने जो बात कही है ये इस तरह नहीं है। तो क्या आज हम किस दुनिया में रह रहे हैं? बिल्कुल ठीक है, जो हम अपने लोगों को क्या बता रहे हैं, सिग्नल ड्रॉप हो गया, किस किस्म की बातें कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं दोबारा इलेक्शन करा दें, और इधर जनाब मैं समझता हूं आज भी जो मरियम नवाज साहबा ने बातें की हैं, फिरदौस आशिक अमान साहबा आई हैं, उन्होंने जाती तनकीद की है, लेकिन उन सवालात का जवाब नहीं दिया गया जो सवालात अपोजिशन पूछ रही है कि ये हमने क्या करना है। बिल्कुल सही है, सिग्नल बंद हो जाए तो व्हाट्सएप जारी रहता है, व्हाट्सएप पे बात हो सकती है। एनीवेज वो एक अजीब सा मुज़ाहिका खेज़ मामला है। लेकिन सजाद तरीन साहब, वक्त हमारे पास कम रह गया, एक बड़ा अहम मामला है। हमारे DGI SPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने एहसानुल्लाह एहसान के हवाले से बात की कि एक तो एहसानुल्लाह एहसान के फ़रार के हवाले से जो लोग मुलव्वस थे उनके ख़िलाफ़ हम कार्रवाई भी कर चुके हैं और वक्त आने पर उन्हें मंजर आम पर भी लाया जाएगा, और इसके साथ मिसिंग पर्सन्स के हवाले से भी उन्होंने बात की। लेकिन ये बड़ा अहम मामला है एहसानुल्लाह एहसान, आपको पता है एक ज़माने में बड़ी इस पर डिस्कशन रही है, अब उसकी एक वजाहत सामने आई है। देखिए जी, एहसानुल्लाह एहसान जो है वो हमारे बच्चों का कातिल है, वो एक कातिल है। हमारे बच्चों को शहीद किया गया स्कूल में, वो तालिबान की तर्जमानी करता रहा। ये क्वेश्चन तो देखें, मैं आपको अर्ज़ करूं, ये क्वेश्चन तो लोग उठाते रहे हैं। मतलब मैं समझता हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो ये क्वेश्चन सोशल मीडिया पे उठाते रहे हैं और ये पूछते रहे हैं कि एहसानुल्लाह एहसान कैसे गया। कराची में जो मोहसिन दावड़ साहब ने तकरीर की थी PDM के जलसे में, उन्होंने सारी की सारी एहसानुल्लाह एहसान के पर ही तकरीर की थी। तो मैं ये समझता हूँ अगर उनके खिलाफ एक्शन हो गया है और जो लोग उसमें मुलव्वस हैं उनके बारे में कौम को बताना चाहिए था। ये इतनी ताखीर क्यों की गई? कौम को पहले बता देना चाहिए था कि जनाब ये गफलत और कोताही तो किसी आदमी से किसी जगह हो सकती है ना। वो की गई, जो लोग मुलव्वस थे उनके खिलाफ कार्रवाई है, वो और इस रैंक के लोग मुलव्वस है, ये लोग हैं, इनके खिलाफ ये कार्रवाई। और फिर एक और बात मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह नहीं बताया जा सकता था, बहुत सारे नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज होते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो सामने नहीं लाई जा सकती। ओके, आप पार्लियामेंट को बुलाएं, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाएं और पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में जो सिक्योरिटी चीफ हैं वो आकर उसमें ब्रीफिंग दें। जैसे आपको याद होगा उसामा बिन लादेन वाला जो वाकया हुआ था और जिसपे अमेरिकन ऑपरेशन हुए थे, उस पर पूरी की पूरी जो है हमारी कौमी सलामती की क़यादत जो है, वो उस वक्त की जो क़यादत थी वो कौमी असम्बली में आई, उन्होंने मतलब पूरा का पूरा ब्रीफिंग दिया, कौमी असम्बली को बताया, कौमी पार्लियामान के सामने सारी चीज़ें रख दी। तो मैं ये समझता हूँ कि DGI SPR अगर ये समझते थे या हमारी मिलिट्री लीडरशिप ये समझती थी कि चीज़ें इस तरह ओपन नहीं बताई जा सकती, तो फिर उनके लिए पार्लियामेंट मौजूद था, पार्लियामेंट में इन कैमरा इजलास हो जाता, उसमें बता दिया जाता ताकि अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को तो ये पता चल जाता कि ये कातिल आदमी जो है, हमारे बच्चों का कातिल, ये वैशी आदमी जो है, ये वैशी दरिंदा जो है, इसको सजाए मौत होने के बजाय ये किस तरह चला गया और इसको फरार कराने में कौन कौन लोग मुलव्वस थे और वो किस किस ओहदे के थे। क्योंकि ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है जी, बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। आप सोच नहीं सकते कि उन वाकयात को वो माएँ वाकयात को भुला नहीं सकती जो वाकया पेशावर में
में हुआ है जी। तो ये जो वादा किया गया, मतलब आप समझते हैं कि बेहतर है कि उसको पब्लिक किया जाए, इसकी वजह जो है वो सामने आनी चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि और फिर जो कोताही, देखें जो कोताही किसी डिपार्टमेंट में किसी बंदे से होती है उसके खिलाफ एक्शन होता है। ठीक है, तो ये बता दिया जाए कि जनाब ये किया, मेरे ख्याल में आज ही उनको बता देने चाहिए। और फिर साथ साथ ये भी है कि दोबारा उसकी गिरफ्तारी के लिए जो ये बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में उसमें भी तेजी करनी चाहिए। अगर वो भी हो जाता है तो मेरे ख्याल में बहुत से सवालात का जवाब खुद ब खुद मिल जाएंगे अगर दोबारा गिरफ्तारी हो। मैं समझता हूँ कि दोबारा गिरफ्तारी जो है वो ख्वाहिश तो हम कर सकते हैं, लेकिन दोबारा गिरफ्तारी शायद अब मुमकिन नहीं है। अब मुमकिन नहीं, अब सिर्फ कार्रवाई हो सकती है। इसी के साथ ही चूंकि प्रोग्राम का वक्त जो है अपने अख्ताम को पहुंचा है, नाज़रीन, मुल्क की सलामती के हवाले से जो भी मामलात क़यादत हमारी बेहतर समझती है कि पब्लिक किए जाए या ना किए जाए, तो उस तनाजुर में ज़रूर कौम का जो है ना वो एतमाद में लिया जाना चाहिए, जिस शक्ल में भी लिया जाना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ ये बड़ा अहम मामला है कि इस वक्त आम आदमी जो है वो इंतहाई परेशानी का शिकार है। और जाते जाते हम आम आदमी की ज़रूर बात करेंगे कि इस वक्त महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत की जिस चक्की में एक आम आदमी पिस रहा है, उसकी सूरत हाल मज़ीद गंभीर होती चली जा रही है। इसके असरात मुल्कों के लिए अच्छे साबित नहीं होते। तो मेरे ख्याल में हुकूमत को इस पर ज़्यादा संजीदगी दिखानी देनी चाहिए, ना कि तर्जमानों की फ़ौज, सिर्फ अपोजिशन की अगर कोई एक स्टेटमेंट आती है तो उसके बदले में 10 स्टेटमेंट की शक्ल में जवाब देना चाहिए। परफॉर्मेंस जो है वो ज़्यादा बेहतर करनी चाहिए। एतजाज़ ज़कीर, सजातरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।